पूरी करती है। जबकि राजस्थान से गुजरने वाली इस नदी को घड़ियालों के लिहाज से विश्वव्यापी पहचान मिली हुई है। अब घड़ियालों का रंग भी प्रदूषित जल ने बदल डाला है। वहीं नदी शुद्धिकरण के लिए 150 करोड़ रुपए की 1.5 दशक से रेंग रही योजना अब चलना शुरू कर पाई है। चाहे पर्यावरण प्रेमी हो या फिर प्रशासनिक मुखिया, सभी को अब चंबल संरक्षण की याद आ गई है। जिले के सभी आमजन से ये आग्रहपूर्ण निवेदन करना चाहूंगा कि पर्यावरण को बचाने के लिए, चाहे वो हमारे उद्योगों से कोई गैसेज निकल रही हैं, चाहे धुएं के रूप में हो, चाहे जल को कहीं पर्यावरण विपरीत रूप से प्रभाव पड़ रहा हो, चाहे हमारे चंबल के संरक्षण की बात हो, इन सभी पर हमें समग्र रूप से ध्यान देना होगा। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा साल दर साल प्रदूषण की गिरफ्त में आ रही है, जिससे इसके इलाके की शुद्धता गंदगी में तब्दील हो रही है। नर्मदा किनारे बसे शहरों में कई संस्थाएं नर्मदा संरक्षण के लिए सामाजिक चेतना जगाने में जुटी हैं, तो राजनीतिक दल नर्मदा पर राजनीति का कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसे हालात में नर्मदा की तमाम खासियतों को बारीकी से परख रहे शोधार्थी भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और उतना भी नहीं, साबुन पानी इसका जो सामान्य तौर पर जल को प्रदूषित करने वाले कारण बढ़ते जा रहे हैं। लोग जानते हुए भी बहुत सारे लोग हैं जो इसके लिए मोटिवेटेड नहीं है। अरे वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ वाले चक्कर में, एक के करने से कुछ नहीं होता है। ये मानसिकता जो है, इसमें परिवर्तन लाना है। कुदरती तौर पे संपन्न छत्तीसगढ़ में धरती से निकलने वाले खनिजों की भरमार के बीच नदियों की अपनी मौजूदगी राज्य को पर्यावरण संतुलन का मौका देती नजर आती है। लेकिन जिस तेजी से राज्य की खनिज संपदा पर माफिया और नदियों पर उद्योगों की काली निगाहें जमी है, उससे अधिक तेजी से इंद्रावती, शिवनाथ और महानदी जैसी तमाम नदियां प्रदूषण की भेंट चढ़ रही हैं। जागरूक इसे राज्य के हरित पर्यावरण का दुश्मन मानते हैं। मैं समझता हूं कि ये चिंतन का विषय है और जागरूकता लाने के विषय है। सरकार अपना स्तर में काम करती है, लेकिन सरकार के प्रयास से, सरकार के द्वारा नियम कानून बना देने से सब कुछ नहीं हो जाता। नदियां अपनी धारा में बहती रहे, इसके लिए जरूरी है उनके उद्गम से लेकर बहाव तक की सुरक्षा, जो बेजुबान नदियां खुद नहीं ला सकती। इसके लिए इंसानी हाथों को उठना होगा, अन्यथा चाहे बात चंबल की हो या नर्मदा की या फिर छत्तीसगढ़ से निकल रही इंद्रावती और शिवनाथ जैसी नदियों को, सभी को एक भागीरथ चाहिए। खबर भारती के लिए कोटा से शाकिर अली, होशंगाबाद से आशीष मालवीय और रायपुर से प्रियंका कौशल की रिपोर्ट। मनोज जी, जिस तरह से राजेंद्र सिंह जी अभी बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा है कि अब हिंदुस्तान में नदी नाम की कोई चीज नहीं बची है और दोषी भी उसमें सामूहिक रूप से सभी लोग हैं। आपको क्या लगता है, आप बहुत गहरे से जुड़े हैं पर्यावरण से, किस तरह से इस तस्वीर को एक उजली तस्वीर की ओर ले जाया जा सकता है? अभी जो सबसे पहला कार्य है वो है सरकार के लेवल पे कि अपनी जो नीतियां हैं, औद्योगिक नीतियां जैसे हैं, उदाहरण के तौर पे मैं राजस्थान में दूं तो अगर सरकार ही नदियों का अतिक्रमण करे तो नदियां कैसे बच सकती हैं। बहुत सारे जो रिको इंडस्ट्रियल एरिया बनाए हैं इन्होंने, वो नदियों के पार्ट में है या किसी वाटर बॉडी के कैचमेंट एरिया में है। तो अतिक्रमण जो है वो चाहे समाज करे और चाहे सरकार करे, तो नदियों के पहले तो क्षेत्र पे अतिक्रमण बंद करें तो पानी की आवक बढ़ेगी। हम नदियों को सुखा रहे हैं क्योंकि हम अतिक्रमण कर रहे हैं। तो पहले तो हमारी ये नीति बदलनी पड़ेगी, चाहे वो औद्योगिक नीति हो, चाहे हमारी वाटरशेड मैनेजमेंट की नीति हो, चाहे वो हमारे शहरी विकास की नीति हो। इन सब में बदलाव लाना पड़ेगा। खास तौर से शहरीकरण के कारण जितना एनक्रोचमेंट नदियों का हुआ और एक बल्क वाटर रिक्वायरमेंट, मतलब बहुत सारा पानी एक जगह चाहिए निश्चित मात्रा में और रेगुलर चाहिए, वो तभी आ सकता है जब हमारी नदियां जीवित रहें। तो जल प्रबंधन को लेकर के मनोज जी बहुत सवाल उठते हैं। दरअसल ग्रामीण इलाकों में जो आम बाशिंदा नदी के सहारे जीवन जीता है, वो नदी को अपनी पूरी तरह से एक विरासत मानता है, लेकिन जिस तरह से उसका दोहन करता